गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एयर मासेस एंड फ्रंट फॉर्मेशन, फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोलाइसिस, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। आज की क्लास में हमने जो हमारे सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उसके मुताबिक, जैसे हमारे सिलेबस में ये वाले एरियाज एयर मासेस एंड फ्रंट वी हैव कवर्ड सो फार। और आज जो हमने एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस का बेसिकली मतलब होता है, जैसा कि आपको मैंने प्रीवियसली एक सवाल दिखाया था कि एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी से सवाल आया हुआ है, और 2020 का ही सवाल है, डिफिकल्ट एंड पे सवाल था कि एटमॉस्फेयर में जो डिस्टर्बेंसेस है, इनस्टेबिलिटी है, जब भी एयर, आप हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी इट विल ऑलवेज कॉज इनस्टेबिलिटी। और ये इनस्टेबिलिटी की वजह से इवापोरेशन, कन्वेक्शन करंट, इनस्टेबिलिटी, क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सारे कॉन्सिक्वेंट फिनोमिनाज हैं। एक बार हम एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस को खत्म करते हैं, जब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वाले टॉपिक में आएंगे फिर ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ऑलरेडी आपने जीएस में एक बार ये सारी सीक्वेंस करी भी हुई है, यहाँ क्विकली रिवाइज करके फिर इनकी डेप्थ में उतरेंगे। तो आज जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस है इसके अंदर जो हम टॉपिक पिक करेंगे वो करेंगे टेम्परेट साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन ऑल्दो इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड योर सिलेबस, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका सवाल इंस्टेबिलिटी भी मेंशन नहीं है लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे जो जिसको बोला जाता है रीड इन बिटवीन द लाइन, की ऑल्दो इट दे हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन योर सिलेबस, बट सिंस वो यहां से डिराइव है तो हम कवर करके जाएंगे टू बी एट द सेफर साइड। तो एंटी साइक्लोन्स भी हम लोग कवर करेंगे। एंटी साइक्लोन के साथ, जैसे आज की क्लास में टेम्परेट साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, नेक्स्ट क्लास में वी विल बी कवरिंग टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑल्दो दे हैव नॉट बीन एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हियर। जेट स्ट्रीम्स, हमने जीएस के अंदर मॉनसून के टाइम पे थोड़ा सा जेट स्ट्रीम को समझा था, अब थोड़ा ज्यादा डिटेल में कि लेट सपोज अगर 5 नंबर का सवाल ही आ गया जेट स्ट्रीम के ऊपर, या अगर कमीशन थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे जाता है तो वो जेट स्ट्रीम पे 20 नंबर का सवाल पूछ लिया। या जैसे कि कल एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम में बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि रॉसबी वेव्स क्या हैं। तो ये जो सारे एरियाज हैं, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं, रॉसबी वेव्स है, जेट स्ट्रीम है, इनमें क्या फर्क होता है और होते भी क्या है एग्जैक्टली, तो इनको भी हम लोग कवर करेंगे। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट क्लास में जो कि मेंशन्ड है टॉपिक ट्रॉपिकल साइक्लोन, टॉर्नेडो एंड थंडरस्टॉर्म, क्योंकि ये आपस में काफी मिलते जुलते हैं तो इसको हम थर्ड लेक्चर में इसी के बाद कवर कर लेंगे, ताकि ये सारे कॉन्सिक्वेंट फिनोमिना ट्रॉपिकल एरियाज के हैं आपको समझ आएंगे। ऑलराइट, तो इनस्टेबिलिटी का थंडरस्टॉर्म भी एक अपने आप में उदाहरण ही है। तो एक बार इसको करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चीज़ों को देखेंगे कि कैसे कैसे रीस्ट्रक्चर हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया है कि ह्यूमिडिटी, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये एक साथ ही करेंगे। बस ये जो डिफिकल्टी वाले एरियाज हैं ये अभी 2-3 दिन के और रह गए हैं, जो थोड़ा सा टफर और विजुअलाइजेशन है, उसके बाद चीज़ें सरल हो जाती है। ऑलराइट, चलो ये स्टार्ट विद द थिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको सविंदर सिंह बार बार दिखा रहा हूं, आपने एयर मासेस वाला एरिया पढ़ लिया, अब आपको फ्रंटोजेनेसिस, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, इन वाले एरियाज को पढ़ना है। फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आपको टेम्परेट साइक्लोन समझने में कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्रंट फॉर्मेशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, तो वो सरल है चीजें, तो ये वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर आपने ये वाला पढ़ना है। तो तेजी से थोड़ा सा पढ़ते जाइए, क्योंकि लेक्चर सुनने में उतना समय नहीं जाता, लेकिन अगर आप बुक को रीड करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। तो बुक की रीडिंग स्पीड भी हमारी स्लो हो जाती है, क्योंकि बार बार विजुअलाइजेशन में हम लोग चले जाते हैं। जब भी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में विजुअलाइजेशन मूव करता है। तो ये जो एनिमेटेड वीडियोस हैं, जो ये डायग्राम्स हैं, ये शायद आपको थोड़ा सा इस फील्ड में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, चलिए, जैसे कि हम साइक्लोन को डिफाइन करते हैं, हमने जीएस में भी कहा था कि बहुत सिंपल परिभाषा आप लोगों ने बोलनी है। साइक्लोन को बोलना है दीज आर दी लो प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर। लो प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर क्या क्या है, मतलब है कि सेंटर पे कभी भी लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण आप हमेशा देखेंगे वेयर एवर देयर इज अ लो प्रेशर सिस्टम इट विल ऑलवेज पुल एयर फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो ये अपने आसपास के एरियाओं से हमेशा एयर को बीच की तरफ को पुल करना स्टार्ट कर देगी, और ऐसे डेवलप्ड सिस्टम को बोला जाएगा लो प्रेशर सिस्टम। अब एक चीज आप ख्याल रखिए कि जब आसपास से एयर पुल इन हो रही है और अर्थ के ऊपर कोरियोलिस फोर्स भी है, कि जब भी एयर रशियन करेगी तो बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा सा शेप ऑफ द अर्थ एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इनमें डिफ्लेक्शन आएगा। इस डिफ्लेक्शन की वजह से ये सारी विंड जब सेंटर पे कन्वर्ज करेगी तो कन्वर्ज करते हुए ये एकदम टकराएंगी नहीं,
ये एक दूसरे के आसपास भी चलती हुई जाएंगी। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कि साइक्लोनिक सिस्टम क्रिएट हो चुका है। तो इसी साइक्लोनिक सिस्टम में सेंटर के ऊपर जब एयर कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्ज होने की वजह से जब हेड ऑन कोलिजन नहीं हो पाएगा, एक एंगल पे टकराव होगा, तो एयर विल ऑलवेज टेंड टू राइज अपवर्ड। ये राइजिंग अपवर्ड एक स्पाइरल फॉर्मेट में ही होता है। तो ये जो राइजिंग एयर है, ये लगातार सेंटर पे लो प्रेशर सिस्टम को मेंटेन रखती है। फिर से इसको एक बार समझते हैं। अगर एयर सेंटर पे रशिंग करेगी आसपास से, और आसपास हाई प्रेशर सिस्टम है, तो क्योंकि लगातार रशिंग हो रहा है, एयर कन्वर्ज करेगी, कोलाइड करेगी, और वहीं पे ही साइक्लोन डिसिपेट हो जाएगा, क्योंकि जो लो प्रेशर सिस्टम वो खत्म हो जाएगा कि सारी एयर पहुंच तो गई, अब कहाँ पे वहां पे वैक्यूम रह जाता है। लेकिन अगर सेंटर पे पहुंचने के बाद एयर लगातार कहीं और चली जाए, तो लगातार ये लो प्रेशर सिस्टम जमीन के ऊपर मेंटेन रहेगा। तो इसकी वजह से राइजिंग ऑफ एयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि साइक्लोन मेंटेन रहे। साथ ही साथ राइजिंग ऑफ एयर के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको जीएस में भी बताया है, कि देयर शुड ऑलवेज बी अपर एयर डाइवर्जेंस, कि एयर ऊपर को राइज होके कहाँ जाएगी, फिर उसको कहीं ना कहीं वापस चले जाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए, अब सेंटर से एयर आके रशिंग करती है, ऊपर की तरफ उठती है और ऐसे डाइवर्स। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक साथ काम करेगा सिंक्रोनाइजेशन में। अदरवाइज अगर ये सिंक्रोनाइजेशन में काम नहीं करेगा, तो ये सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे हम पानी खींचने का मोटर पंप होता है, वो भी क्या करेगा, लगातार पानी को तब खींचेगा जब एक लगातार वैक्यूम क्रिएट होके रहे। तो इस तरह से सर्कुलेशन सिस्टम काम करते हैं। जब हम एंटी साइक्लोन भी करेंगे, और आपने पहले भी किया हुआ है कि एंटी साइक्लोन और साइक्लोन कुछ भी नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सिस्टम है। अगर साइक्लोन बनेगा तो एंटी साइक्लोन भी अवश्य बनेगा, अगर एंटी साइक्लोन बनेगा तो साइक्लोन भी कहीं ना कहीं बना होगा। और ये जो पूरा सिस्टम है, ये एक साथ हेडले, फेरल और पोरल सेल, ये जो हमने पढ़े हैं, ये इसीलिए पढ़े हैं कि ये पूरा सेल काम करता है एक साथ, और एयर दोबारा से इस तरह से आ जाती है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल सिस्टम कि अगर यहाँ पे एक साइक्लोनिक सिस्टम है, तो उसी के अगेंस्ट कहीं ना कहीं एंटी साइक्लोनिक सिस्टम होगा, जहाँ जमीन पे एयर सिंक डाउन हो रही होगी, सेटल डाउन हो रही होगी। और इसी सर्कुलेशन ऑफ एयर को हम बाद में क्या बोलते हैं कि पोलवर्ड ट्रांसफर ऑफ हीट है, या लैटिट्यूडनल ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसोलेशन है धरती के ऊपर, कि अलग अलग जगहों पर सूर्य की अलग अलग रोशनी आ रही है, वो बैलेंस आउट होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि साइक्लोनिक सिस्टम काम करेंगे आपके। ऑलराइट, तो साइक्लोन को कैसे परिभाषित करेंगे हम, कि सेंटर पे दे आर द लो प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर वेयर विंड इज राइजिंग अपवर्ड, एंड एट द सरफेस विंड इज रशिंग टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम इट्स पेरिफेरी। ये सिंपल एक साइक्लोनिक सिस्टम होगा। अब इसकी दिशा को अभी जब मैं टेम्परेट साइक्लोन बताऊंगा तो आपको बता भी दूंगा। नॉर्मली रट्टा मारने के लिए हम बोलते हैं कि नदन, जैसे कि हम लोग एन बनाते हैं, आप देखिए एन की शेप इस तरह से आप बनाएंगे कि नदन लैटिट्यूड में, एन फॉर नदन, और इसकी दिशाओं से आपको पता चलेगा नदन लैटिट्यूड में दी साइक्लोनिक सिस्टम आर एंटी क्लॉकवाइज इन देयर डायरेक्शन और इन देयर मोशन। ये एक बार मैं आपको टेम्परेट साइक्लोन जब पूरा समझाऊंगा तो आपको आराम से दिशाएं समझ आ जाएंगी, फिर ये वाला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब साइक्लोन को डिस्क्राइब करेंगे ये भी लिखेंगे, और उसके बाद आप बोलोगे कि इन द सदर्न हेमिस्फीयर दी साइक्लोन गो क्लॉकवाइज इन देयर डायरेक्शन, जैसे एस फॉर साउथ हेमिस्फीयर और एस फॉर क्लॉकवाइज। तो इस तरह से साइक्लोन की हम लोग डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर साइक्लोन को आगे डिफाइन करते बोलेंगे, साइक्लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, कि अगर हम लोकेशन देखेंगे तो दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में साइक्लोन एग्जिस्ट करते हैं। एक एरिया है इन साइक्लोन का कि ये साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन इनको बोलते हैं। जो हम जब परसों की क्लास करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग नाम है इसके, जो हमने पढ़े भी हैं, हरिकेन्स भी हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन को हरिकेन्स भी बोल रहे हैं, टॉर्नेडोज भी बोल रहे हैं, और कहीं पे विली विली भी बोल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे। उसके अलावा साइक्लोन जो है हमारे कुछ उन इलाकों में भी आते हैं जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम है, टेम्परेट एरियाज की साइक्लोन है, तो उन साइक्लोन को बोला जाता है टेम्परेट साइक्लोन, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, और फ्रंट के साथ एसोसिएट टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन को ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एक और नाम दिया जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल मीन्स दे आर बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह से ये बनते हैं थ्योरेटिकली,
इनको वेव साइक्लोन भी बोला जाता है, ये ऑप्शनल लेवल का ही वर्ड है, जीएस में हम जनरली इस्तेमाल नहीं करते। तो वेव साइक्लोन भी बोला जाता है। आज हम वेव थ्योरी को भी पढ़ेंगे, क्योंकि साइक्लोन जब पढ़ेंगे ऑप्शनल लेवल में तो हमने फ्रंट वाइज तो समझ लिया, लेकिन अब इसी बात को किसी ना किसी जोग्राफर जिसने इसके ऊपर काम किया है, और आपको पता है एयर मासेस के ऊपर, फ्रंट्स के ऊपर दो बाप बेटे वी जर्कनेस एंड जे जैकब जर्कनेस, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया है। ऑलराइट, थ्योरी बिल्डिंग में इनका बहुत बड़ा रोल है। इनकी इस थ्योरी बिल्डिंग को अप्लाई जो है एप्लीकेशन, या इससे वेदर फॉरकास्टिंग में टी बर्जन, जिसका कल नाम हम बार बार देख रहे थे, टॉर बर्जन, उन्होंने किया है, और इसीलिए ही इसको वेव थ्योरी उन्होंने ही अपने नाम पे भी दिया है। तो बर्जन थ्योरी भी, BERGEN, बर्जन थ्योरी भी कई बार हम लोग साइक्लोन को बर्जन साइक्लोन्स भी बोल देते हैं। ऑलराइट, की कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट जोग्राफर्स इज बीइंग अकोमोडेटेड इन दिस। तो साइक्लोन को इस प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आप देखिए, साइक्लोन को अगर हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में देखना हो तो सेंटर पे आप हमेशा देखोगे कि सेंटर पे एयर रश इन करेगी और आसपास से एयर आ जाएगी, और साथ में ऊपर की तरफ एयर डाइवर्ज करेगी। तो हमेशा साइक्लोनिक सिस्टम जहां सेंटर पे लो प्रेशर होगा, एयर ऊपर को जाएगी, तो वेयर देयर इज अबंडेंट ऑफ एयर, डाइवर्जेंस ऑफ एयर, उसको बोला जाता है एंटी साइक्लोनिक सिस्टम। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। एक बार मैं फिर से डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं। सेंटर पे लो प्रेशर सिस्टम है एट द सरफेस। इस लो प्रेशर सिस्टम को हमेशा ज्योग्राफी में लो प्रेशर सिस्टम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सिस्टम वेयर विंड इज कन्वर्जिंग। तो साइक्लोन में एक चीज हमेशा याद रखो, कन्वर्जेंस की बात होती है, वेयर एज एंटी साइक्लोन में हमेशा डाइवर्जेंस की बात होगी। तो जब ये विंड ऊपर की तरफ को अपलिफ्ट होगी और ये अपर एटमॉस्फेयर में चलेगी, अपर एटमॉस्फेयर में इस सिस्टम को लगातार मेंटेन रखने के लिए, सरफेस के सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ऊपर जरूर इस विंड को कहीं डाइवर्ट होना पड़ेगा। तो यहां पर भी एक एंटी साइक्लोन क्रिएट होता है। तो इस चीज को हम अब याद रख लो कि वेयर देयर इज अ साइक्लोनिक सिस्टम एट द सेंटर, देयर मस्ट बी अ एंटी साइक्लोनिक सिस्टम एट द अपर सरफेस। तो ये जो हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, लेकिन ये जो हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, ये हाई प्रेशर मैंने पहले भी बताया था, जो प्रेशर है वो जमीन और ऊपर का नहीं नापा जाता। जमीन के सारे प्रेशर एरियाज को नापा जाएगा एक साथ, मींस सेम प्लेन के प्रेशर एरियाज को ही कंसीडर्ड किया जाता है। अगर अपर प्लेन में हम लोग चले गए हैं तो अपर प्लेन के एरियाज को कंसीडर किया जाएगा। तो ये जो हाई प्रेशर है, ये जमीन वाले लो प्रेशर के कंपैरेटिवली हाई नहीं है। अगर जमीन पे लो प्रेशर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जमीन पे लेट्स एज्यूम लो प्रेशर है, तो इट कुड बी अराउंड 998 MB मिलीबार, और इससे 5-6 किलोमीटर ऊपर, 4 किलोमीटर जो हाई प्रेशर में लिख रहा हूं, ये 500 MB का होगा। तो ये हाई कैसे हुआ 900 के कंपैरेटिवली? ये 500 अपने कंपैरेटिव प्लेन में हाई है, क्योंकि जब ये विंड डाइवर्ट होके जाएगी तो कहीं ना कहीं सेटल डाउन भी होगी। जब ये विंड कहीं ना कहीं सेटल डाउन होगी तो सरफेस पे हाई प्रेशर क्रिएट करेगी, जो तकरीबन मान लीजिए 1006 MB का है। तो ये हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली इसके आसपास के एरिया में 998 ही था, इसके कंपैरेटिवली हाई है। यहाँ पे जो अब देखो, लो प्रेशर का मतलब क्या है? जो एयर को सारी तरफ से पुल इन करेगा। तो ये जो लो प्रेशर है, लो का मतलब है ये 498 MB का होगा, मींस इसके कंपैरेटिवली लो है, मींस जो साइड में हाई प्रेशर बना उसके कंपैरेटिवली ये लो है। तो अपने म्यूचुअल प्लेन में, याद रखिए, अपने म्यूचुअल प्लेन में ही इन दोनों का कंपैरिजन होता है। जमीन वालों का अलग कंपैरिजन है, इनका अलग कंपैरिजन है। तो एक दूसरे के कंपैरेटिवली हाई लो है, तभी तो एयर को लेकर आ रहे हैं अपनी तरफ। तो इस तरह से फिर ये पूरी साइकिल या पूरा सेल एक साथ टेंडम में या सिंक्रोनाइजेशन में काम करने लगेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लोन, कि इस तरह से साइक्लोन काम करते हैं। ऑलराइट, देखिए जी, फिर से एक और डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोन को, जैसे मैंने बताया, दी जाती लो प्रेशर सिस्टम, जहां पे विंड रश इन करेगी और ऊपर की तरफ उठेगी और कहीं ना कहीं सेटल डाउन होगी, और यही सिंपल प्रोसेस है साइक्लोन का। इसको साइक्लोनिक सिस्टम कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, मैंने बताया कि टेम्परेट साइक्लोन है। अब टेम्परेट साइक्लोन में देखिए, जो अभी मैंने आपको बात बोली, इस डायग्राम को हमेशा याद रखिए। अगर हो सकता है तो जैसे मैंने बनाया था, आप अपने A4 शीट में इस डायग्राम को बना लीजिए और अपने नोट्स के साथ अटैच कर लीजिए। मैंने आपके नोट्स में ऑलरेडी इंसर्ट भी किया है ये डायग्राम, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला था, लो प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर, तो ये एक साइक्लोनिक सिस्टम है, ये एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम है, क्योंकि एयर ऊपर से नीचे की तरफ बैठ रही है, इस तरफ एयर नीचे से ऊपर की तरफ रशिंग कर रही है, और इनका देखो आपस में भी एक दूसरे का म्यूचुअली
एयर का ट्रांसफर इन्वॉल्व है। यहाँ पे आप देखोगे अपर एयर डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मीन एंटी साइक्लोन, अपर एयर कन्वर्जन, कन्वर्जेंस मीन साइक्लोन। तो एंटी साइक्लोन के ऊपर साइक्लोन और नीचे अगर साइक्लोन है तो एंटी साइक्लोन मीन्स कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। सिंपल ये याद रखो, अगर साइक्लोन एंटी साइक्लोन में कंफ्यूज होते हो तो साइक्लोन शुड बी कंसिडर्ड एज कन्वर्जिंग सिस्टम, एंटी साइक्लोन शुड बी कंसिडर्ड एज डाइवर्जिंग सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए। देखिए अगेन डायग्राम जहाँ पे आपको ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये सिस्टम काम करते हैं। ये डायग्राम जो है ये स्टॉलर एंड स्टॉलर से लिया गया डायग्राम है और ये उनका पेटेंटेड कॉपीराइटेड डायग्राम भी है। तो इस तरह से ये यूज हो रहा है जेट स्ट्रीम। जैसे इसके अंदर आप कहोगे जेट स्ट्रीम कैसे अब चलती है, तो कल वाले एरियाज में हमने यही करना है कि जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, लिख भी सकते हैं आप इसको जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, या जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा भी था रॉसबी वेव्स और हमारी जेट स्ट्रीम, ये एक साथ पढ़ेंगे। इनका ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर हो सकता है, ऑलमोस्ट। ऑलराइट, तो ये वाला डायग्राम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इस तरह से साइक्लोन आपके दिखते हैं। अब साइक्लोन के साथ क्या है, जैसे मैंने जीएस में आपको बताया कि साइक्लोन आप एयर को चलते हुए नहीं देख सकते। आपके साथ क्या होगा, आपके पास अब ये सारी थ्योरीज जो हैं ये कंफर्म कैसे हुई, जब लेट 19th सेंचुरी में 1861 में 63 में, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब जर्कनेस ने, जो ये दोनों नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं बाप बेटे, वी जर्कनेस और बी जे जर्कनेस, इन्होंने जब थ्योरीज दी तो तब सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं थी। इन्होंने ग्राउंड लेवल पे ही डेटा की स्टडी करके ये थ्योरी पॉप अप करी। लेकिन आप समझिए उस टाइम की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग डेटा बहुत लिमिटेड है, बहुत अच्छा एक्यूरेट डेटा नहीं है। डेटा केवल टेम्परेट एरियाज का है, क्योंकि सारे जो साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सारे ठंडे इलाकों के हैं, यूरोपियन नेशंस के हैं। ट्रॉपिकल के डेटा मिसिंग थे। हिंदुस्तान जैसा कंट्री है या ट्रॉपिकल जैसा कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे उतना साइंटिफिक एडवांसमेंट आज से 150-200 साल पहले नहीं था ना, तो कुछ भी नहीं था, डेटाज नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे। तो हमने थ्योरीज बहुत लेट बनाई हैं। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब इंडिपेंडेंस मिल गई है, तब हम लोगों को अपने वेदर और क्लाइमेट के बारे में पता चला है, वो भी अमेरिकन और यूरोपियन से, क्योंकि उस टाइम तक उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किए थे। हमारे सैटेलाइट तो अब लॉन्च होना शुरू हुए। तो हमें अब जाके वेदर, जैसे हम सुनामी प्रिडिक्शन के लिए बात करते हैं, या हम अभी जाके अपनी जो नाविक सैटेलाइट्स हैं अब जाके हम लॉन्च करें, ये काम नासा ने कई साल पहले कर लिया या यूरोपियन एजेंसी ने कई साल पहले कर लिया। तो उन लोगों के पास हमसे भी हमारे अच्छे डेटा पड़े हुए। ठीक है, तो उन्होंने वेदर फोरकास्टिंग, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और इतना ज़्यादा प्लेन का यूज़ हुआ है, तब जाके उनको लगा कि नहीं, हमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट के डेटा को स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बोला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जेट स्ट्रीम की भी खोज हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। तो आप देखिए कि ये जो इमेज है कि कैसे साइक्लोन की ट्रेजेक्टरी है, कैसे इसका पाथ है, ये सब कुछ देखा जाता है फ्रॉम द सैटेलाइट्स। और जब हम ट्रॉपिकल साइक्लोन देखेंगे तो हम इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल में देखेंगे किस प्रकार से साइक्लोन, जैसे कभी भी आया था, साइक्लोन की किस प्रकार से गतिविधि होती है। ऑलराइट, तो इन इमेजेस से ही साइक्लोन का कंफर्मेशन हो पाया कि हम क्लाउड फॉर्मेशन, अब सैटेलाइट में क्या दिखेगा आपको, ऊपर से क्लाउड बनते हुए दिखेंगे। तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है, इससे साइक्लोन के बारे में पता चला। चलो जी, जब अब हम टेम्परेट साइक्लोन को स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मैंने बताया दो प्रकार के साइक्लोन है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ अगर इंटेंसिटी डिसाइड करना हो कि साइक्लोन में तीव्रता कितनी है, पेस कितना है, वेलोसिटी कितनी है, एग्रेशन कितना है, तो तीन प्रकार के साइक्लोन बनते हैं। एक है टेम्परेट साइक्लोन, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत स्लो मूविंग साइक्लोन है, सिस्टम बहुत बड़ा है। जैसे आप देख सकते हो ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन एक साथ ही मूव करेगा, तो इतने बड़े सिस्टम को मूव करने के लिए हजारों किलोमीटर का सिस्टम है ये। तो स्लगिश स्पीड होती है, विंड वेलोसिटी भी कम होती है। इससे थोड़ा सा तीव्र, इससे थोड़ा सा इंटेंस होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्योंकि छोटे सिस्टम होते हैं, थर्मली ड्रिवन है प्योरली। ये वाले तो टेम्परेट साइक्लोन तो फ्रंट ड्रिवन है, टेम्परेचर कंट्रास्ट से चल रहे हैं। लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ कि एक तो ये पानी के ऊपर बनते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर बनते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से एनर्जी लेवल इनका ज़्यादा है। विंड वेलोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि थर्मल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा तेज़ी से विंड की वेलोसिटी होंगी। तो मींस जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है उतनी वेलोसिटी ऑफ द विंड विल इंक्रीज। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत फास्ट मूविंग साइक्लोन है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, क्लाउड फॉर्मेशन, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, तो बारिशें बहुत करते हैं, तो डिवास्टेटिंग इफेक्ट है। इनसे भी अगर कोई तीव्र होते हैं, वो होते हैं यूएसए के टॉर्नेडोज, जो हम परसों की क्लास में पढ़ेंगे। तो टॉर्नेडोज के साथ क्या है, इनकी स्पीड और ज़्यादा होती है। ये
ट्रॉपिकल साइक्लोन से छोटे सिस्टम होते हैं। जितना छोटा सिस्टम होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर ग्रेडियंट होने की संभावना है, उतनी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसलिए इतनी डिवास्टेशन ट्रॉपिकल साइक्लोन टॉर्नेडोज करते हैं यूएसए के अंदर। तो ये जो इंटेंसिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए साइक्लोनिक सिस्टम, तो 3 प्रकार के, टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड टॉर्नेडोज। अगर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है तो 2 ही हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं। ऑलराइट। चलिए, अब टेम्परेट साइक्लोन, जैसा कि मैंने आपको फ्रंट के केस में भी बताया एयर मासेस के, हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चलेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि कमीशन ने, मान लो अगर हमें 20 नंबर का सवाल पूछ लिया, तो कौन से वो सारे एस्पेक्ट हैं टेम्परेट साइक्लोन के जो हम लोगों को कवर करने आवश्यक है। तो परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, उसके एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए कि कैसे कैसे ये साइक्लोन की क्या क्या क्या, इसका एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है, इसका साइज क्या है, इसकी शेप क्या है, इसमें वेलोसिटी क्या होती है इसकी। इसमें 2 वेलोसिटी होती है कि एक तो पूरा साइक्लोन किस स्पीड से मूव कर रहा है, एक साइक्लोन के अंदर एयर किस स्पीड से मूव कर रही है, वो दोनों वेलोसिटी पता होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ से ईस्ट टू वेस्ट जाता है कि वेस्ट टू ईस्ट जाता है। ठीक है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं। इसका एक एट्रीब्यूट है इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे लोकेट होता है। ऑल्दो ये अलग से यहाँ पे मैंने दे भी रखा है, पाथ एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोन की दुनिया में किन जगहों पे बनते हैं और कहाँ कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, फिर ये है सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट, जैसे कि एयर मासेस और फ्रंट पे भी देखा कि फॉर्मेशन, इसके अंदर वही सारी बातें रिपीट होंगी कि कोल्ड फ्रंट है, फिर वार्म फ्रंट है, फिर दोनों का टकराना है, बारिशों का होना है। अब इसको हम जोग्राफर वाइज कोट करेंगे कि भाई फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वेव थ्योरी है, तो पोलर फ्रंट थ्योरी, वेव थ्योरी हम उसको बोलते हैं। और ये थ्योरी हमारी जो है जे जर्कनेस ने दी है। तो यहाँ पे बस हमने जोग्राफर कोट करना है और चीज़ें सेम ही लिखते चले जानी है। लास्ट में सिग्निफिकेंस, जैसा कि मैंने बोला कि इन सारी चीज़ों को हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो इनका औचित्य क्या है, तो डेट इज द सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस में हम बोलते हैं कि जिस प्रकार से फ्रंट की सिग्निफिकेंस थी कि इनसे बारिशें होती हैं, टेम्परेचर चेंज होता है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है, हिंदुस्तान के अंदर सर्दियों में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इनको बोला जाता है। तो यही सारी बातें हमने लिखनी है। ऑलराइट, तो सिग्निफिकेंस से ही हम चीज़ों को एंड करेंगे। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर हम टेम्परेट साइक्लोन को पढ़ेंगे। अच्छा, अब टेम्परेट साइक्लोन, जब भी टेम्परेट साइक्लोन आए तो आप बेसिक डायग्राम ये वाला नहीं बना सकते हो, आपने थोड़ा सा ऑप्शनल लेवल है टेक्निकल, तो आप इन दोनों के अंदर फ्रंट फॉर्मेशन वाइज बनाओगे। अब आपको पता है जब भी साइक्लोन फॉर्म होता है तो हम ये बोलते हैं कि 2 डिस्टिंक्ट एयर मासेस विद देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कोलाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। और एक तरफ, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था, यहाँ से वार्म एयर पुश कर रही है और रियर एंड से कोल्ड एयर पुश कर रही है, और ये पूरा सिस्टम एक साथ फिर मूव कर जाता है इन द टेम्परेट लैटिट्यूड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्लीज। तो ये पूरा सिस्टम मूव करके जा रहा है। तो इस एंड पे जो मेरा सीधा हाथ है, इस हैंड पे क्योंकि वार्म एयर इज एग्रेसिव, तो आप देख सकते हैं वार्म फ्रंट बन रहा है, दूसरे एंड पे कोल्ड फ्रंट बन रहा है। पहली चीज इसमें फ्रंट फॉर्मेशन को याद रखिए। आपने डायग्राम को देखो, डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, आप इस डायग्राम से ना रिलेट नहीं कर पाते, आपका मन नहीं करता डायग्राम को समझने का। तो अगर मैं डायग्राम के अलग अलग एस्पेक्ट आपको समझा दूं, फिर आपको डायग्राम याद हो जाएगा, फिर आपको बार बार रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, फेमिलियरिटी हो जाएगी। यही डायग्राम आप पेपर में बनाओगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रिलेटिव मार्किंग है। एक बच्चा बेसिक डायग्राम बना रहा है टेम्परेट साइक्लोन का जो एनसीईआरटी में दिया है, एक वो बना रहा है जो स्टॉलर का डायग्राम है, अमेरिकन ऑथर है जिसका रिसर्च है इसके ऊपर। तो इन दोनों डायग्राम में मार्क्स के वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आम डायग्राम नहीं है। पहली चीज फ्रंट को बनाना है। दूसरी चीज विंड डायरेक्शन को देखो। अब देखो, साउथ से जो विंड आती है, हमेशा 2 टाइप की विंड यहाँ पे टकरा रही है। मैं आपको बार बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि बाद में कॉन्सेप्ट ही याद रहते हैं, ये सब डायग्राम वगैरह भूल जाओगे। देखो, साउथ से क्योंकि वेस्टर्लीज है, वार्म वेस्टर्लीज है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से जा रही है सब पोलर लो प्रेशर के बेल्ट की तरफ। आप ये मानिए ये जो लाइन है, जो फ्रंट की लाइन है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है जहाँ पे एयर रशियन कर रही है, और ये वार्म एयर है, गर्म एयर है, नीचे से आ रही है। तो इसकी दिशाएं देखो, ये साउथ, अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे, इफ दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो ये साउथ ईस्टर्ली दिशा से आ रही हैं। ऑलराइट, तो ये इनकी दिशाएं देखिए, तो इनको इसी डायरेक्शन में बनाना है कि साउथ ईस्टर्ली आ रही है। दूसरी तरफ पोलर ईस्टर्लीज ऊपर से आ रही हैं। पोलर ईस्टर्लीज की दिशा क्या होती है, जनरली ऐसे आती है, मीन्स नॉर्थ ईस्ट से आ रही है। ये सॉरी, यहाँ देखो ये साउथ वेस्ट, मैंने गलत लिख दिया, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली हवाएं हैं। ऊपर वाली हवाएं देखो इस तरह से कोल्ड एयर ये आ रही हैं, और रियर एंड पे फिर स्ट्राइक कर रही हैं। इन्होंने भी अपनी अंडर द इम्पैक्ट ऑफ कोरियलिस फोर्स दिशाओं को बदल दिया।
तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस डायग्राम में, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन कभी भी पूछा गया यही डायग्राम आपने बनाना है, बहुत अच्छे मार्क्स फैच करेगा। तो मींस आपने इसमें फ्रंट डिपिक्ट करने, दूसरा एयर सर्कुलेशन के डायरेक्शंस को डिपिक्ट करना है, और यहाँ पे लिखना है कोल्ड एयर, नीचे की तरफ लिखना है आपने वार्म एंड मॉइस्ट एयर। अब इन दोनों एयर के टकराने के साथ थर्ड चीज आती है प्रेशर, जो उसके एट्रीब्यूट्स बता रहा हूं। अब देखो, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम है, सेंटर पे प्रेशर देखो 992। अब ये जो लाइंस हैं, दीज आर द लाइंस नोन एज आइसोबार। यहाँ पे हमेशा साइक्लोन में एक चीज याद रखना, आइसोबार आर सर्कुलर और इलिप्टिकल। तो आप बोलोगे सर्कुलर आइसोबार मोस्टली देखे जाते हैं, तो सर्कुलर आइसोबार बनाने की कोशिश करना। तो सेंटर पे सबसे कम प्रेशर होगा 992, उसके बाहर वाली लाइन में 996, फिर 1000, इस तरह से प्रेशर डिफरेंस बढ़ रहा होगा, यहाँ पे 1004। तो ऐसे प्रेशर बढ़ा है, इसका क्या डिपिक्शन है, जो विंड है ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है कि कॉन्सेप्चुअल चीज के लेवल पे चीज़ों को ले जाना है, कि हमने क्या क्या डिपिक्ट किया टेम्परेट साइक्लोन में। हमने किया कि फ्रंट फॉर्मेशन है, हमने देखा कि विंड है। आप इन चीज़ को लिख लीजिए कि आपने डायग्राम में क्या डिपिक्ट करना है। आपने डायग्राम में विंड डायरेक्शन, फ्रंट, आइसोबार्स, टेम्परेचर ऑफ द एयर, कि कहाँ पे कोल्ड है कहाँ पे वार्म। तो ये चार चीजें बनाते हुए आप डायग्राम को बनाइए, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ में अगर इसमें और जैसे आपके समिंदर सिंह ने दे रखा है, क्लाउड फॉर्मेशन भी बना दो, ठीक है ना, अलग अलग, क्योंकि आपको पता है कि वार्म फ्रंट के अंदर क्लाउड डिफरेंट होते हैं, कोल्ड फ्रंट में क्लाउड क्यूमुलोनिम्बस होते हैं। तो आप यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन भी कर सकते हो। आप अगर अपनी सविंदर सिंह ने डायग्राम देखोगे तो वो डायग्राम को भी यहाँ पे क्लाउड के साथ भी रिलेट कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो क्लाउड फॉर्मेशन भी डिपिक्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए, तो हमने देखा डेफिनेशन क्या है, एट्रीब्यूट क्या है। अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं कि पूरी दुनिया में कहाँ मिलते हैं। देखो, जब हम जीएस में टेम्परेट साइक्लोन की डायग्राम बनाते हैं तो यही वर्ल्ड डायग्राम होता है, बस हम एरो से कर लेते हैं जी, ये जा रहा है टेम्परेट साइक्लोन। बेसिकली हम क्या दिखाने की कोशिश करें, वेस्टर्ली सर्कुलेशन है। लेकिन जब ऑप्शनल में डायग्राम बनाते हैं तो आप टेम्परेट साइक्लोन को हमेशा फ्रंट फॉर्मेशन में, जैसे ये बनाया हुआ, जैसे ये बनाया हुआ है, हमेशा कोल्ड और वार्म फ्रंट की फॉर्मेट में बनाइए। और इनकी ये लोकेशन अलग अलग, ये चार जगहों पे आते हैं, आपके नोट्स के अंदर मेंशन्ड है कि ये जनरली टेम्परेट लैटिट्यूड में भी जहां पर भी कंट्रास्टिंग एयर मास के टकराने की संभावना है, केवल वहीं पे ही हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक इसका डायग्राम है, जैसे आप ये वाले में देख सकते हैं, आप ये वाले में देख सकते हैं, आप ये वाले में देख सकते हैं। ऑलराइट, तो दोनों जगह टेम्परेट लैटिट्यूड में जहां पे दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस के टकराने की संभावना है, वहां पे ये साइक्लोन क्रिएट हो जाएंगे। ऑलराइट, अच्छा, अब देखिए एक बार फिर से मैं इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ द विंड समझा देता हूँ। चार स्टेजेस हैं साइक्लोन के, इसलिए इसको बोला जाता है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन ने बहुत सारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया। इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज सबसे पहले जो किया है वो फिट्ज रॉय ने किया है 1863 के अंदर, और इसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। कॉन्सेप्चुअलाइज का मतलब कि इसने पहले जाना है, हाँ यार, दो तरह के एयर मासेस टकरा के फ्रंट बनाते हैं और साइक्लोन बनता है। उस साइक्लोन में एबरक्रॉबी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे ले गए। लेकिन आप हमेशा चलिए कि थ्योरी बिल्डिंग नहीं हुई थी अभी तक। थ्योरी बिल्डिंग ना होने के, थ्योरी बिल्डिंग का क्या मतलब है कि प्रॉपर पूरा प्रोसेस वाइज बताना, स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कैसे फ्रंटोलाइसिस हो जाता है, उसके बाद कैसे फ्रंटोजेनेसिस होता है। एक चीज को एज्यूम कर लेना कि हाँ ऐसा हो रहा है, उसके पीछे की थ्योरी ना बता पाना, तो इनका फेलियर रहा था, थ्योरी को एक्सप्लेन ना कर पाना। इसको रिलेट करो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वेगनर ने अलग अलग साइंटिफिक एविडेंसेस से ये तो बता दिया कि ड्रिफ्टिंग हो रही है, इस चीज की कंफर्मेशन कर दी, क्योंकि उसने बताया कि मल्टीपल एग्जांपल दिए, चाहे पैलियोक्लाइमेटिक एग्जांपल दिए, चाहे उसने जिग्सॉ फिट के एग्जांपल दिए, चाहे उसने वेजिटेशन के साथ साथ उसने फॉनल एग्जांपल भी दिए कि लेमोसॉर्स के बारे में उसने बात करी है। ठीक है, तो अलग अलग स्पीशीज, क्योंकि बायोलॉजिस्ट है, बॉटनी की भी ज्ञान है, जूलॉजी का भी ज्ञान है, तो इन सारे एविडेंसेस के बेस में उसने बोला कि अवर द प्लैनेट द कॉन्टिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग। ये श्योर था, लेकिन क्यों ड्रिफ्टिंग है बता नहीं पाया। सिमिलरली इन्होंने थ्योरी को कॉन्सेप्चुलाइज किया, फ्रिट्ज रॉय ने कॉन्सेप्चुलाइज किया, एबरक्रॉबी ने कॉन्सेप्चुलाइज किया, लेकिन एग्जैक्ट जो काम हो रहा है वो जर्कनेस, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं, इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि इस तरह से पोलर फ्रंट थ्योरी उन्होंने बोला कि पोल्स के पास में जनरली अगर नॉर्वे की लोकेशन देखोगे तो नियर टू द पोल्स है, तो उन्होंने कहा ये जो सारा सिचुएशन है कि टेम्परेट साइक्लोन का डेवलपमेंट है, ये पोल्स के आसपास ही होता है, तो पोलर फ्रंट थ्योरीज का नाम रखा, या वेव थ्योरी। वो कहता है ये वेव की तरह चलते हैं साइक्लोन, तो वेव थ्योरी भी बोला।
इसी थ्योरी को, जैसा कि मैंने बोला, इसी थ्योरी को मेट्रोलॉजी के अंदर फोरकास्टिंग में अगर किसी ने यूज किया तो टॉर बर्जन ने यूज किया। तो इन्होंने इस थ्योरी को पॉपुलराइज किया है। इन सब के नाम आपके नोट्स में भी मेंशन्ड है, बस मैं एक बार जिक्र कर रहा हूँ सो दैट यू गेट अ फेमिलियरिटी विद दीज नेम्स। आपको मार्क्स गेन करने के लिए मैंने बताया है, ज्योग्राफर के रट्टे मारने ही पड़ेंगे, ज्योग्राफर कोड करने ही पड़ेंगे। अच्छी बात क्या है, सेम सेट ऑफ ज्योग्राफर ही रिपीट हो रहे हैं एयर मासेस फ्रंट और साइक्लोन के अंदर, सेम सेट ऑफ ज्योग्राफर है। अब यहाँ के बाद ज्योग्राफर हमारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये टेम्परेट फिनोमिनास खत्म हो जाएंगे, फिर ट्रॉपिकल फिनोमिनास आ जाएंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से साइक्लोन में जब उनको परिभाषित भी करना है या फॉर्मेशन बतानी, तो इन लोगों का नाम लेकर ही आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये कहते हैं 4 स्टेजेस होती है पोलर फ्रंट थ्योरी, जैसा कि मैंने आपको साइक्लोन की स्टेज बताई। देखो, सबसे पहली स्टेज होती है जब कोल्ड और वार्म एयर मास एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है, जो कल हमने पढ़ा था। इस स्टेज को बोला जाता है, इसके अंदर तो बोलेंगे स्टेज नंबर 1 इनिशियल स्टेज। अदरवाइज इस टाइप के फ्रंट फॉर्मेशन को आपको पता है, नाम क्या रखा है हमने, स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट के अंदर एयर एक दूसरे के आमने सामने आती है, थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन होता है, थोड़ी सी बारिशें हैं, और विंड एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। एक विंड साउथ वेस्टर्ली आ रही है, एक नॉर्थ ईस्टर्ली आ रही है, और एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। अब कोरियलिस फोर्स के इंपैक्ट में और लगातार दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक बेंड क्रिएट हो जाता है। इसको बोला जाता है कि ये सेकंड नंबर की स्टेज है। फर्स्ट इज इनिशियल स्टेज, सेकंड इज कि अब इसको इंसिपिएंट स्टेज बोला जाता है, जब एक बेंड क्रिएट हुआ है थोड़ा सा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बेंड क्रिएट, ये बेंड और शार्प होगा, जिसमें आपका साइक्लोन अब पूरी तरीके से बन गया है, मैच्योर स्टेज पे पहुंच गया। तो मींस अब प्रॉपर एयर सर्कुलेशन सिस्टम, जैसा कि मैं बोला था, डेवलप हो चुका है, एक सेंटर ऑफ लो प्रेशर है। अब विंड ऊपर की दिशा में, अभी तक अपलिफ्टिंग ऑफ विंड फर्स्ट स्टेज के अंदर नहीं शुरू हुई थी, सेकंड स्टेज में लाइट अपलिफ्टिंग ऑफ विंड शुरू हो चुकी थी। क्योंकि अगर एक बेंड पे विंड टकराएंगी, मैंने जैसे बताया एक एंगल पे टकराएंगी, तभी जाके स्पाइरली राइज करेंगे विंड। थर्ड स्टेज तक स्पाइरल राइजिंग ऑफ द विंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ स्टेज के अंदर अब एक वेल मैच्योर्ड फॉर्म्ड साइक्लोन बन चुका है, और इसी साइक्लोन के थ्रू अब ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे विंड की दिशाएं, एयर सर्कुलेशन सिस्टम, क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल यहाँ पे एसोसिएट होना शुरू हो गए। तो तीनों चारों स्टेजेस के अंदर जो फर्क आता है वो डेवलपमेंट का आ रहा है कि कैसे कैसे साइक्लोन मैच्योर होगा। फोर्थ स्टेज के बाद साइक्लोन का फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोलाइसिस भी हो सकता है, डिसिपेट हो सकता है साइक्लोन। ऑक्लूडेड फ्रंट में ये चीजें खत्म हो चुकी। ठीक है, तो अभी ये अपनी बिल्कुल पीक पे है। अब जब ये दोनों सिस्टम डेवलप होते हैं, अब इंडिया का एग्जांपल लो, देखो यहाँ पे हमें इंडिया के एग्जांपल से आपको ये चीजें को रिलेट करके बताता हूँ। देखिए, अब ये जब साइक्लोन क्रिएट होता है, एक ये प्रॉपर इस लाइन के पे ये साइक्लोन क्रिएट हुआ। यहाँ पे मैंने बताया कि वार्म एयर है तो वार्म फ्रंट बनेगा, यहाँ पे कोल्ड एयर है तो कोल्ड फ्रंट बनेगा। अब दोनों को समझिए, जब वार्म फ्रंट बनता है तो हमने देखा कि विंड बहुत ऊपर तक राइज करती है और बहुत समय राइज करती है, और ये जो पूरा सिस्टम है ये वेस्ट टू ईस्ट दिशा में आता है। लेट सपोज इंडिया की ये लोकेशन है, जब ये फ्रंट आने वाला होगा और विंड ऊपर की तरफ राइज करेगी, तो सबसे पहले एक बड़ा सा बादल और बहुत ऊंचा सा बादल आपको दिखेगा। अगर इंडिया में अब सर्दियों के टाइम पे आप हमेशा रेनफॉल को प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर सर्दियों में आपको अचानक से एक ऊंचा सा बादल दिखने लगे, ठीक है, अकेला बादल है, बहुत ऊंचा है, तो मीन्स आप समझिए साइक्लोन आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर। और ये जो जो बादल की दिशा हमेशा याद रखना, नॉर्थ वेस्ट होनी चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आपको हाई क्लाउड, इसका नाम है सीरस क्लाउड, हाई क्लाउड दिखे, तो ये हाई क्लाउड का मतलब है कि वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज कर रही है। जब भी इंडिया के अंदर सर्दियों में बारिश होने वाली होगी, तो सबसे पहले एयर टेम्परेचर वहां रात को एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, आपको अजीब सा फील हो रहा होगा। ठीक है, तो अनप्लेजेंटनेस एक रात पहले ही वहां पहुंच जाएगी, और वार्म एयर एकदम से टेम्परेचर राइज हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वार्म फ्रंट क्रिएट हो रहा है, तो वार्म एयर आ रही है इंडिया के अंदर। तो अगर सर्दियों में टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसका मतलब 1-2 दिन में बारिश होगी। जब वार्म एयर आ जाएगी तो कुछ दिनों के बाद इसके जो लो वाले क्लाउड हैं, ये वाले जो क्लाउड हैं, ये भी इंडिया में पहुंचने लगेंगे, और यही लो क्लाउड से ही, क्योंकि यही क्यूमुलस है और यही सीरस, यही निम्बस है, और तो ये क्लाउड यहाँ पे रेनफॉल करेंगे। तो मीन्स जैसे ही आपको किसी दिन हाई राइज क्लाउड दिख गया, उसके 1-1.5 दिन के बाद आपकी रेनफॉल होगी। लेकिन रेनफॉल का नेचर क्या होगा, जेंटल प्रेसिपिटेशन, जेंटल प्रेसिपिटेशन, क्योंकि वार्म फ्रंट के अंदर जेंटल प्रेसिपिटेशन होती है। फिर जब ये साइक्लोन पास हो रहा होगा, इसके जो बीच वाला एरिया है, जिसको बोला जाता है सेंटर सिस्टम, जहां विंड राइज कर रही है प्रॉपर्ली जिसके अराउंड, इस सिस्टम को आपकी समुद्र सिंह में क्या लिखा हुआ है, ये वार्म सेक्टर है।
इस जोन को बोला जाता है वार्म सेक्टर। जब वार्म सेक्टर पास होगा तो किसी भी प्रकार की बारिश नहीं होगी, क्लियर स्काई होगा, क्लियर स्काई आ जाएगा यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि बारिशें खत्म होगी। फिर अचानक से जिस दिन क्लियर स्काई होगा उसके बाद अचानक से बहुत तेजी से कुछ घंटे के लिए रेनफॉल होगी, क्योंकि कोल्ड फ्रंट हिंदुस्तान से पास हो रहा है। कोल्ड फ्रंट में आपको पता है कि क्लाउडीनेस, बहुत लो लाइंग क्लाउड होते हैं, इंटेंस रेनफॉल होती है, क्योंकि कोल्ड एयर वार्म एयर को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट करती है एब्रप्टली। और यहाँ पे क्योंकि कोल्ड एयर भी अब इंडिया में एंटर करेगी, तो जिस दिन, जब पहले दिन हाई राइज क्लाउड देखा, अगले दिन बारिश देखी, फिर तीसरे दिन आपको जीरो, कोई क्लाउडीनेस नहीं था, क्लियर एंड सनी वेदर था, चौथे दिन फिर अचानक से तेज बारिश और कोल्ड एयर का हिंदुस्तान में एंटर कर जाना, कि बहुत ठंडी हवाएं चलेंगी। और इसी को सर्दियों के समय में जो शीत लहर बोला जाता है, वो यही शीत लहर है। तो ये जो कोल्ड एयर का आगमन है इंडिया के अंदर, तो जब हम सिग्निफिकेंस भी पढ़ते हैं टेम्परेट साइक्लोन की, हम बोलते हैं हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रेनफॉल करवाते हैं, इसके हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में स्नोफॉल करवाते हैं, रिक्यूपरेशन ऑफ ग्लेशियर्स है, और फिर हम बोलते हैं शीत लहर का आगमन है, जिसके अपने आप में कई सारे प्रकार के सिग्निफिकेंस। अगर आप देखोगे न्यूज़ के अंदर, सर्दियों में दिसंबर और जनवरी में हमेशा आता है कि यूपी बिहार इन इलाकों में लोग सर्दी से मर गए, क्योंकि जिन लोगों के पास हाउस नहीं है रहने के लिए, जो हाउसलेस होमलेसनेस है, उन लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती हैं ये लहरें। ठीक है, तो शीत लहर में कन्वर्ट होती है, तो कोल्ड वेव्स इसको ज्योग्राफिकल भाषा में बोला जाता है। तो इस प्रकार से पोलर फ्रंट थ्योरी नाम लेते हुए, जर्कनेस का नाम लेते हुए, हम इन सारे कॉन्सेप्ट को, बस इन कॉन्सेप्ट को इन फ्रेमवर्क के अंदर समझाना शुरू करते हैं। फ्रेमवर्क क्या है? इसका एक डिफरेंट नेम है, पोलर वेव थ्योरी बोल सकते हैं, पोलर फ्रंट थ्योरी बोल सकते हैं, और इसी को फिर साइंटिस्ट के नाम कोट करेंगे। ऑलराइट, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी फ्रंट आपको क्लियर है, टेम्परेट साइक्लोन में दुविधा नहीं होती है। ऑलराइट, तो सिग्निफिकेंस इसकी हमने क्या क्या पढ़ी? सिग्निफिकेंस ऑफ वेव साइक्लोन, सबसे पहली सिग्निफिकेंस है कि ये पूरी दुनिया में कोल्ड वेव्स ला सकते हैं, तो इसके हमने इंपैक्ट देखे। इन्हीं साइक्लोन की वजह से ब्रिटेन में पूरे साल बारिश रहती है और ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल करता है। ऑलरेडी हमने जीएस में पढ़ा है, फिर भी जब हम कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसको समझाने के लिए पहले मैं वर्ल्ड क्लासिफिकेशन समझाऊंगा, क्योंकि वो रिलेटेबल है। फिर कोपन ने उसको अपनी शब्दावली में, वोकैबुलरी में बोला, वो वोकैबुलरी लर्न कर लेंगे, सरल है, थोड़ा सा रट्टा वाला पार्ट है उसके अंदर उसकी, क्योंकि उसकी अपनी एक भाषा है, वोकैबुलरी है, बस उतना सा रट्टा है, अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली आप चीज़ों को समझ जाओगे। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन ये सारे काम करते हैं, कि अलग अलग जगहों पे रेनफॉल करना, कहीं पे कोल्ड वेव्स को लेकर आना, तो ये उसकी क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस आ जाती है। ऑलराइट, चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन मैंने बताया कि ये सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगे साइक्लोन के, और इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुलाइज करने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने कंट्रीब्यूट किया था 1861 में। तो कभी भी एंटी साइक्लोन ऑप्शनल लेवल पे लिखना, नॉट इन जीएस, जीएस में इस तरह की शब्दावली से बचना है। तो अगर ऑप्शनल लेवल पे एंटी साइक्लोन को कोट करना है तो सर फ्रांसिस गैल्टन का नाम हम कोट करेंगे, जिन्होंने 1861 में इस कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। और ये कहते हैं साइक्लोन को, जब हम इसके कैरेक्टर्स को बोलते हैं, जैसे कि हमने टेम्परेट साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, तो हमने बोला कि ये लो प्रेशर सिस्टम है साइक्लोन के लिए। जब एंटी साइक्लोन को रिवर्स सारी बातें आ जाएंगी, दीज आर हाई प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर वेयर विंड इज रशिंग फ्रॉम सेंटर टूवर्ड द पेरिफेरी। सिंपल कॉन्सेप्ट कि सेंटर से विंड बाहर की तरफ को भाग रही है, और इस तरह के सिस्टम को हम बोलेंगे एंटी साइक्लोन। और सेंटर पे दिस लो हाई प्रेशर सिस्टम एट द सेंटर इज बिकॉज ऑफ द सिंकिंग ऑफ एयर फ्रॉम अबव। लो प्रेशर में हम क्या कहते हैं? देयर इज एसेंट ऑफ एयर एट द सेंटर। एसेंट कुड बी, जब साइक्लोन को बोलते हैं तो साइक्लोनिक सिस्टम दुनिया में मैंने बताया है दो पार्ट में होते हैं। एक तो होता है टेम्परेट लैटिट्यूड में, मिडल लैटिट्यूड में। ये जो मिडल लैटिट्यूड में साइक्लोन बनता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द, जो हम पढ़ते हैं, डायनामिक फैक्टर। ये बेसिकली सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, तो डायनामिक फैक्टर, दो एयर मासेस के टकराने से ये सिस्टम डेवलप होता है। अगर साइक्लोन ट्रॉपिकल एरिया में बना है, अराउंड द इक्वेटर बना है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द थर्मल फैक्टर की टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि एयर कन्वेक्शन करंट की फॉर्मेट में ऊपर की तरफ राइज कर रही है, और सेंटर पे एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया, और इसी को भरने के लिए आसपास से एयर आने लगी। लेकिन जब एंटी साइक्लोन की बात करते हैं, तो एंटी साइक्लोन में हम बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ द सबसिडेंस ऑफ एयर फ्रॉम अबव, अ हाई प्रेशर जोन इज क्रिएटेड एट द सेंटर, एंड दिस एयर is rushing outside or rushing toward the periphery, and this system is known as anticyclonic system. वेदर देखो, अब इसका एक एट्रीब्यूट, साइक्लोन में देयर इज ऑल, साइक्लोन में राइजिंग एयर, कॉन्सेप्ट क्या था? राइजिंग एयर लिख सकते हो, राइजिंग एयर मींस क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन मींस इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी मींस रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म भी आ सकता है,
ट्रॉपिकल साइक्लोन में, जो हम कल परसों पढ़ना है। एंटी साइक्लोन, सबसाइडिंग एयर, नो क्लाउड फॉर्मेशन, जीएस में लिखा हुआ है सबसाइडिंग एयर, नो क्लाउड फॉर्मेशन और नो रेनफॉल, क्लियर स्काई, सनी वेदर। तो एंटी साइक्लोन विल इनहिबिट क्लाउड फॉर्मेशन। तो ये क्लियर स्काई के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, चाहे ये समुद्र में बन जाए चाहे ये फिर लैंड के ऊपर बन जाए। अगर ये लैंड के ऊपर बन गए तो दे विल कॉज डेजर्टिफिकेशन लाइक कंडीशन, डेजर्ट क्रिएट करेंगे। देखिए इस तरह से सिस्टम को समझेंगे। अब देखिए, अब जब भी हमने डायग्राम बनाना है, मैंने बताया आपने ये डायग्राम आइसोबार की फॉर्मेट में बनाना है और इसमें डेटा मेंशन करना है कि सेंटर पे अगर हाई प्रेशर सिस्टम है तो 1032 मिलीबार का प्रेशर है, आउटसाइड प्रेशर इज लेस तो 1024। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि टेंडम में समझेंगे कि अगर एक तरफ एंटी साइक्लोन बना है तो उसके कहीं पास में ही साइक्लोन भी बना होगा, तभी ये जो हाई टू लो एयर इस तरह से जा रही होगी। हमने जीएस में सारे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे चीजों को करा है, बस अभी हम थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा रहे हैं, डायग्राम नए डाल रहे हैं, ज्योग्राफर्स को कोट करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम काम करेगा। देखिए ये आपस में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में ही काम करेंगे, एक दूसरे के बिना इनका वजूद नहीं, एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन एंटीसाइक्लोन। अब एंटीसाइक्लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सी, दिस इज एंटीसाइक्लोन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, जहां जहां पे एयर सबसाइड कर रही है। आपको पता है ये वाले जोन कॉन्सेप्ट सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि मैं पहले भी बोलता हूं डायनामिकली इंड्यूस्ड है कि टेम्परेचर तो हाई है, फिर क्यों एयर सेटल डाउन हो रही है, क्योंकि आसपास से एयर रशिंग करके वहां पे सेटल डाउन होने की टेंडेंसी को रखती है। तो एक एंटीसाइक्लोन आपका बनेगा सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। दूसरा एंटीसाइक्लोन आपका बनता है पोल्स के ऊपर, कि वहां पे इतनी ठंड है सरफेस के ऊपर कि सरफेस इन्वर्जन हो जाता है। कल मैं जब इन्वर्जन कराऊंगा तो एंटीसाइक्लोन फिर रिलेट करेंगे। टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, एयर सारी नीचे को बैठ जाती है, ठंडी एयर, जिसकी वजह से सेंटर पे या जमीन के ऊपर एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है और इसी को बोला जाता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो दो हाई प्रेशर बेल्ट जो हैं ये बेसिकली एंटीसाइक्लोन्स बने हुए। तो ऑप्शनल लेवल में जीएस में तो हम इनको बेल्ट बोल देते हैं, लेकिन ओरिजिनली ये बेल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था कि ये वो जो सिस्टम्स हैं, जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम बन गया सेंटर जमीन के ऊपर, ऐसे ही पोल्स के ऊपर हाई प्रेशर सिस्टम बन गया कि जहां जहां पर भी सिंकिंग ऑफ एयर है वो हाई प्रेशर सिस्टम है। अब जब हम ऑप्शनल लेवल पे डायग्राम बनाते हैं तो हम कॉन्टिन्यूस बेल्ट नहीं बनाते। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर ऑप्शनल में डायग्राम बनाओगे तो आप सेल की फॉर्मेट पे बनाओगे। सेल का मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं होते, एक एंटीसाइक्लोन यहां बना है, उस एक देखिए एक एंटीसाइक्लोन यहां बना है, एक एंटीसाइक्लोन यहां बना है, तो ये सेल की फॉर्मेट में टूटे हुए कॉन्टिन्यूस बेल्ट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शनल में हम बेल्ट शब्द को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इन्हीं के क्रॉसपॉन्डिंग जो साइक्लोन्स बने हैं वो भी छोटे छोटे सेल्स की फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो इस तरह से पूरे अर्थ के ऊपर ये सर्कुलेशन सिस्टम काम करता है। जो हेडले फेरल पोलर सेल है, छोटे छोटे अलग अलग मल्टीपल सेल बने होते हैं बेसिकली। तो इसको कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं कि अगर इक्वेटर के ऊपर हम कहते हैं लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है, तो ये लो प्रेशर ऊपर से एयर को ऊपर की तरफ एयर दे रहा है। जमीन पे कहीं इन्हीं से दूर एक हाई प्रेशर सिस्टम भी बना होगा, तो जो एयर का सर्कुलेशन है वो इस तरह से। तो हम कॉन्टिन्यूस नहीं दिखा रहे, हम बेल्ट की फॉर्मेट में, यहाँ पे आपकी सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट है तो यहाँ पे कुछ लो प्रेशर सेल्स बने होंगे, बेसिकली हमारे टेम्परेट साइक्लोन बने होंगे जो एयर को सक इन कर रहे होंगे सब ट्रॉपिकल एरिया। ये तो सेल की फॉर्मेट में चीजें बनी हैं। तो इस तरह से ऑप्शनल में जो हमारा डायग्राम होगा, तो दिस कुड बी अवर डायग्राम इन द ऑप्शनल लेवल, जिसमें हम सेल्स की फॉर्मेट में चीजों को डिपिक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट जी, देखिए ये देखिए, अब जो मैं बात बोल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगे। तो अमेरिका का ही डायग्राम है कि अमेरिका में हाई प्रेशर सिस्टम गर्मियों का टाइम होता है, गर्मियों में आपको पता है यहाँ पे सब ट्रॉपिकल। अच्छा, हाई प्रेशर सिस्टम कहाँ पे क्रिएट होता है, अगर हम लोकेशन वाइज देखें, ये जो जोन है सब ट्रॉपिकल, अब देखो सारी चीजें कनेक्ट होंगी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहीं पे आपको पता है एंटी साइक्लोन होंगे। गर्मियों के टाइम पे ये बेल्ट हिंदुस्तान में ही होती है, यूएसए में होती है, तो यहाँ पे ये हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है और यहीं इसी के ऊपर हमारी जेट स्ट्रीम भी चलती है। जब हम जेट स्ट्रीम की कल थ्योरीज को करेंगे तो ये सब को रिलेट होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, एंटी साइक्लोन एंड इन्हीं के ऊपर जेट स्ट्रीम का चलना। तो ये दोनों, अब ये हाई है तो कहीं पे यहीं पे लो प्रेशर सिस्टम भी काम कर रहा होगा, तो ये एक दूसरे के साथ
सिंक्रोनाइजेशन में काम करें। तो यूएसए का इन्होंने एग्जांपल दिया, यूएसए के एक हिस्से में यहाँ पे देखेंगे आप साइक्लोन आ रहा है, तो दूसरे हिस्से में एंटी साइक्लोन बना हुआ है। तो क्योंकि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन मैंने कहा साथ साथ ही काम करेंगे, तो यूएसए बहुत बड़ा है साइज में, तो एक कोने में साइक्लोन है तो दूसरे कोने में एंटी साइक्लोन। तो इस तरह से आप इसको विजुअलाइज कीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अब आपको पता है कि एंटी साइक्लोन को भी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है वार्म एंटी साइक्लोन। वार्म एंटी साइक्लोन कौन से हैं? जो ये वाले मैंने बनाए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में। दूसरा एंटी साइक्लोन बोला जाता है कोल्ड एंटी साइक्लोन, जो कि आपको पता है कि पोल्स के ऊपर बने हुए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर भी बोल सकते हो या ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दो एंटी साइक्लोन बनते हैं, कोल्ड एंटी साइक्लोन एंड वार्म एंटी साइक्लोन। ऑलराइट, ये देखिए इस तरह से, ये ऊपर रॉसबी वेव, जो मैं कह रहा था कि एक स्टूडेंट गौरव ने भी पूछा है रॉसबी वेव्स के बारे में, ये कुछ भी नहीं है, हाई ऑल्टीट्यूड, नॉट लैटिट्यूड, हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर चलने वाली जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को ही रॉसबी वेव्स बोला जाता है। कई बार रॉसबी वेव को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है जेट स्ट्रीम के लिए। तो जनरली हम आम बोलचाल की भाषा में रॉसबी वेव, जेट स्ट्रीम, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स को एक ही मान लेते हैं। ऑलराइट, तो आपके डायग्राम कौन कौन से होंगे एंटी साइक्लोन में? एक ये डायग्राम होगा जिसमें आपके आइसोबार्स डिपिक्टेड है, एक ये वाला डायग्राम आप एंटी साइक्लोन में जब परिभाषा लिखते हैं तो इस प्रकार के डायग्राम्स बना सकते हैं। जब भी एंटी साइक्लोन बनाएं, साइक्लोन अवश्य बनाएं, ताकि एग्जामिनर को आपके पेपर से ही आपकी नॉलेज का पता चलेगा, तो उसको पता है कि आपको ये चीज पता है कि ये दोनों सिस्टम जो है एक साथ सिंक्रोनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। ऑलराइट, देखिए अब दिस इज हाउ एंटी साइक्लोन विल लुक लाइक, कि क्लियर वेदर दिख रहा है आपको, क्लाउडीनेस नहीं है, तो एंटी साइक्लोन मींस नो क्लाउड, दे इनहिबिट क्लाउड फॉर्मेशन, ये क्लाउड फॉर्मेशन को प्रमोट नहीं करते, इसलिए डेजर्ट्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो इस तरह से इस डायग्राम को आप समझिए। ऑलराइट जी, अब सिग्निफिकेंस क्या एंटी साइक्लोन की? देखो एंटी साइक्लोन में मैंने आपको जब हमने सारा कंक्लूड करना है और हमने एटमॉस्फेयर के जो अप्लाइड पार्ट है क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें स्मॉग है, ओजोन डिप्लीशन है, क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन सबको पढ़ना है, तो वहीं पे ही आप स्मॉग के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, जो सर्दियों में दिल्ली के अंदर आजकल हो गया है कि स्टेबल बर्निंग की वजह से एंटी साइक्लोन कहीं पे बनता है ना, तो क्लाउड फॉर्मेशन मींस विंड ऊपर को उठती है, एंटी साइक्लोन बनता है तो विंड नीचे को बैठती है। तो अगर अर्बन एरियाज हैं, आपको पता है जो शहर है, आप शिमला चले जाओ, अपने आप धर्मशाला चले जाओ, मैक्लोडगंज चले जाओ, जहाँ पे व्हीकल बहुत ज्यादा है, या इंडस्ट्रीज, हिमाचल में इंडस्ट्रीज तो नहीं है, व्हीकल है, तो जहाँ पे व्हीकल ज्यादा होंगे वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है। अब जब एंटी साइक्लोन कहीं पे क्रिएट हो गया, टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया, तो एयर नीचे को बैठती है, तो जो सारा पॉल्यूशन है ना, ये ऊपर को नहीं जा पाता, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, कहीं डाइवर्ज नहीं हो पाता, रेदर ये बैठ जाता है। तो उसकी वजह से आप समझिए कि आप एक अर्बन एरियाज में रहते हैं जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और इस तरह से एक अर्बन एरिया क्रिएट है। इस अर्बन एरिया में पॉल्यूशन पैक हो जाता है और एक ही जगह पे रहता है। एंटी साइक्लोन में विंड सर्कुलेशन सिस्टम भी नहीं है, साइक्लोन में तो एयर आ रही है जा रही है, एंटी साइक्लोन में एयर बैठ रही है और सरफेस पे बड़ा धीरे धीरे कहीं जा रही है, तो मीन्स ये पॉल्यूशन को एक ही जगह पे लॉक कर देता है। अगर शहर के ऊपर एंटी साइक्लोन बन गया और वो शहर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, वो शहर के अंदर बहुत सारे व्हीकल हैं, जैसे स्मॉग दो प्रकार का होता है। एक लंदन में स्मॉग मिला, जब लंदन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तब लंदन सिटी डेवलप हुआ था। आप वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा, आप समझ सकते हैं कि लंदन का जो मेकिंग है, आज से 250 साल पहले लंदन बन गया, तो वहां पे बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी इंडस्ट्रीज हैं। जैसे हमारे वहाँ एनटीपीसी है, वहाँ कोयले को जलाया जा रहा है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है। कोयला आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है, सल्फर भी है उसके अंदर, तो इस तरह का पॉल्यूशन क्रिएट हो गया लंदन में। उन्होंने देखा लंदन में इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया, क्योंकि वहाँ पे तो वो टेम्परेट लैटिट्यूड के उन जगहों पर है जहाँ पे सर्दियों में विंटर्स के अंदर एंटी साइक्लोन क्रिएट होता है। सिमिलर कंडीशन न्यूयॉर्क में देखी गई, सिमिलर कंडीशन लॉस एंजलिस में देखी गई। तो ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एंटी साइक्लोन एग्जिस्ट करते हैं। लॉस एंजलिस आपको पता है कैलिफोर्निया में डेजर्ट एरिया है, जहाँ जो कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ तो टेम्परेचर इन्वर्जन होगा ही होगा, यहाँ तो एंटी साइक्लोन क्रिएट ही होंगे। सिमिलर इज द कंडीशन में दिल्ली, सर्दियों के टाइम पे दिल्ली में टेम्परेचर इन्वर्जन है, एंटी साइक्लोन है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन यहाँ पे लॉक हो जाता है, तो मींस एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होती है। तो एंटी साइक्लोन इस तरह की गतिविधि करते हैं। दूसरा, एंटी साइक्लोन इंडिया के ऊपर एंटी साइक्लोन गर्मियों में भी होता है कि एक सिस्टम आके बैठ जाता है और गर्म हवाएं चलती हैं। एंटी साइक्लोन मीन जो वार्म एंटी साइक्लोन है, अगर एक जगह आके बैठ गया तो ये कई डेज तक वहीं बैठा रहता है, तो मीन्स कई दिनों तक लगातार गर्म हवाएं नीचे को बैठ रही हैं। तो इंडिया में जो लू का कॉन्सेप्ट है गर्मियों में, वो इसी एंटी साइक्लोन की देन है।
दूसरी बात, यूएसए में आपने कई बार सुना होगा कि ऐसे एरिया जो कि जहाँ पे बर्फ नहीं गिर सकती थी, मान लो मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, चंडीगढ़ में बर्फ नहीं गिरती, अचानक से बर्फ गिरेगी, तो इस कॉन्सेप्ट में भी एंटी साइक्लोन रोल प्ले करेंगे। तो मींस एंटी साइक्लोन अगर इस तरह से कहीं उन इलाकों में बर्फ गिरा दे, या अनटाइमली, जैसे शिमला में आप मान लीजिए गर्मियों में बर्फ गिर गई शिमला में, या डलहौजी में गर्मियों में बर्फ गिर गई, तो इसका मतलब है कि इसको बोला जाता है वहां पे कोल्ड एंटी साइक्लोन आके बैठ गया जो लगातार ठंडी हवाएं नीचे को फेंक रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है पोलर आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब है कि जो पोल्स जैसी कंडीशन है वो आपको यहां मिल गई है। पोल जैसी कंडीशन मींस कि आपको बर्फ मिल गई है, आपको स्नो मिल गई है, तो इसका मतलब है पोलर आउटब्रेक हो गया। जैसे यूएसए में देखने को मिला कि यूएसए में कैलिफोर्निया के अंदर बर्फ पड़ गई जहां तो बर्फ का कोई लेना देना नहीं है, या उन इलाकों में शिकागो में गर्मियों में बर्फ पड़ गई थी एक बार। ये लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है कि शिकागो में जहां सर्दियों में तो बर्फ पड़ती, गर्मी में बर्फ पड़ना मींस एंटी साइक्लोन आ जाना। और ये जो सारे इस तरह के इरेगुलर बिहेवियर हैं, इरेटिक बिहेवियर अब क्लाइमेट का देखना पड़ रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग। कि अब पता ही नहीं चल रहा आजकल की क्या हो रहा है, कि अनटाइमली रेनफॉल हो रही है, अनटाइमली स्नोफॉल हो रही है, क्योंकि बदलाव आ रहे हैं एनवायरमेंट में। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर रीएडजस्ट कर रहा है नए टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो इस तरह से हम इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो ग्लोबल एग्जांपल देंगे, हिंदुस्तान का एग्जांपल देंगे, ताकि आपका ग्लोबल पर्सपेक्टिव ज्योग्राफिकल सिचुएशन पे एग्जामिनर को पता चले। तो इन सारी चीजों से ही एक एवरेज और एक अबव एवरेज जो सिलेक्टेड मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनमें मार्क्स में वेरिएशन आती है। मार्क्स में वेरिएशन 300-400 नंबर की नहीं आएगी, मार्क्स में वेरिएशन 70-80 नंबर की आएगी। तो मींस एक एक कॉन्सेप्ट में एक एक नंबर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो कई लेवल पे एफर्ट बढ़ते हैं, तब जाके 50-60 नंबर एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, अगर आपको सिलेक्टेड उसमें जाना है तो सिंपल है, यू आर सपोज टू स्कोर नियरली 120 मार्क्स इन ऑप्शनल। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एक्सेप्शनल ऑप्शनल है जिसमें 170 नंबर भी आ जाते हैं, जो कि अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि आप ऐसे ऑप्शनल में 170 कैसे दे रहे हो। लेकिन अगर जो एवरेज स्कोर है, जो टॉपर्स का स्कोर है, जिसमें रैंक आ जाती है, तो एवरेज औसतन 120 नंबर आ रहे हैं ऑप्शनल के अंदर। चाहे हमारे जो स्टूडेंट है, चाहे मोहित रतन है, चाहे शिखा है, चाहे आकांक्षा है, ओशन है, इनके जो मार्क्स हैं 120 से 135 नंबर के बीच में मार्क्स हैं ऑप्शनल के अंदर। तो आपका स्कोर भी इसी रेंज में जाना है। इस रेंज में जाना मीन्स आपने हर छोटे छोटे पहलू पे काम करना है, ताकि फाइनली आपके दोनों पेपर के अंदर, पेपर 1 में 100 में से 65-70 नंबर आ पाए, तो आपका ये स्कोर रीच हो जाता है। और ज्योग्राफी में मैंने बताया क्वेश्चंस आर प्रिडिक्टेबल, बच्चे उतना अच्छी क्वालिटी का आंसर नहीं लिख रहे। आप ज्योग्राफी का पेपर देखेंगे अगर प्रीवियस ईयर ऑप्शनल का पेपर, तो आपको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये तो ऐसी चीज पूछ ली जो मैंने पढ़ी नहीं थी। इवन अभी आपने जीएस का ज्योग्राफी पढ़ा है, ऑप्शनल का पढ़ना शुरू किया है, तो जीएस की ज्योग्राफी के बेसिस पे भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो कठिन होगा। लेकिन फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि जब हम उन आसान चीजों में कंटेंट और आसान लिख देते हैं, अगर हम एनसीईआरटी लिख रहे हैं या बेसिक किताबें लिख रहे हैं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह से जैसे मैंने बताया कि आपने ज्योग्राफर कोड करना है, डायग्राम पे काम करना है, ऑप्शनल का डायग्राम अलग है, जीएस का डायग्राम अलग है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देके ही हमें मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम्पल कोड करने पड़ते हैं ग्लोबल और वर्ल्ड लेवल के। जब मैं सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ तो मैं इंडिया के में भी बता रहा हूँ उसकी, और मैं वर्ल्ड लेवल पे भी सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। तो इन सारी चीजों से मार्क्स गेन किए जाते हैं। ऑलराइट जी, चलो इतना ही करते हैं। कल की क्लास में देखो, लेक्चर में जान के बहुत बड़े नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्चुअल है। हर लेक्चर के साथ आपको काफी सारी किताबें मल्टीपल टाइम्स पढ़नी पड़ेंगी, काफी सारे चैप्टर मल्टीपल टाइम पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला चैप्टर डन किया। मैं सिलेबस दिखा देता हूँ आपको एक बार। देखिए, तो हमने टेम्परेट साइक्लोन को कवर किया, एंटी साइक्लोन को। कल की क्लास में हम लोगों ने जो कवर करना है उसमें हमने ट्रॉपिकल एरियाज के चीजों को कवर करना है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन करेंगे, टॉर्नेडोज को कवर करेंगे, और हमारे थंडरस्टॉर्म की ना थ्योरी है प्रॉपर, कि किस प्रकार से ये बिजली का कड़कना, बादलों का बनना है। तो उसके पीछे थ्योरीज है, मल्टीपल साइंटिस्ट की है। हम इसमें से पॉपुलर और एक्सेप्टेड थ्योरी को पकड़ लेंगे, ताकि अगर थंडरस्टॉर्म पे मैंने आपको दिखाया है सवाल कठिन आ रहे हैं, थंडरस्टॉर्म की थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ, तो हमें उस प्लेन पे उतरना ही पड़ेगा। ऑलरेडी, चलो थैंक्स फॉर द डे। और लगातार साथ साथ पढ़ते रहिए। वीडियोस को मल्टीपल टाइम्स देखना पड़े तो मल्टीपल टाइम्स देख लीजिए। छोटी है, क्रिस्प है, डायग्रामेटिक है, ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअली ड्रिवन है। ऐसे ही जो एनिमेटेड वीडियोस आपके ग्रुप में शेयर्ड हैं टेलीग्राम में, उनको भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको विजुअलाइज कर सकें। और किताब को मल्टीपल टाइम पढ़िए और विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। स्लो रीडिंग कीजिए, सोचिए, पढ़िए, सोचिए। आपके दिमाग में बस एक बार कॉन्सेप्ट सेटल हो गया, भाषा, शब्दावली सब अपने आप आ जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का सेटल होना जरूरी है, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा हर चीज के ऊपर, तो हम रट्टे पे नहीं जाएंगे।
ठीक है जी, चलो थैंक्स अलॉट।